गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोग टू डायमेंशनल कर रहे थे ना, टू डायमेंशनल मोशन हमने स्टार्ट किया था। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं उन पे, फिर हम लोग अपना एक टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन का ही एग्जांपल है। तो जैसे हम लोग टू डायमेंशनल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस उसमें और भी कुछ उनके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डील करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत एग्जाम में, मेंस में, एडवांस में, हर जगह प्रोजेक्टाइल मोशन से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, सिंपल लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। एक एक बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, एक ओरिजिन है, उसके रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, वो कुछ दिया है, बी कॉस ओमेगा टी, ऐसा ले लो, बी साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस सी कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है। एक बॉडी जो है वो मोशन में है, उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके का दिया हुआ है ना। बॉडी मोशन में रहेगा तो अपने समय पर अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा टाइम के अनुसार। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओगे तो आपको पोजीशन वेक्टर मिलता चला जाएगा। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू अ ऑरिजिन है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में ही होता है बाबू। तो आपको इस बॉडी का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ठीक है, आपको इस बॉडी का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है ना। फिर देखो बाबू, ये टू डायमेंशनल है, आपको आई कैप की भी चीज़ें दी गई हैं, जे कैप की भी चीज़ें दी गई हैं, है ना। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा। पोजीशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए बाबू आपको एक रिलेशन चाहिए होता है एक्स एंड वाई में। ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसके हिसाब से चेंज करेगा, बी साइन ओमेगा टी के हिसाब से चेंज करेगा, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो सी कॉस ओमेगा टी के साथ चेंज करेगा। तो एक्स भी पता है, वाई भी पता है, तो आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, है ना। देखो, इस तरीके का इक्वेशन बाबू कभी भी अगर आपके पास साइन और कॉस का आता है तो हमेशा एक आदत डाला करो कि स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड करो। ठीक है, तो अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब बचपन से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा वन होता है, लेकिन इसमें बी स्क्वायर मल्टीप्लाई है और इसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप अगर ऐसा कर लो तो हम इसको एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, देयरफॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर ऐड कर दोगे तो ये वन हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखो, एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया, और ये इक्वेशन जो है वो सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स में है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा निकला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है ना, ये मेरा निकला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यहाँ बी और सी कॉन्स्टेंट्स हैं, मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप बी और सी जो हैं वो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं।
वो कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। आप पहचान सकते हो क्या कि ये किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका जो मोशन है ना, इसका जो बेसिकली जो बॉडी मोशन में है उसका पाथ किस तरीके का है। लीनियर पाथ है, क्वाड्रेट पैराबोलिक पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है ना। इस तरीके का इक्वेशन बाबू जब भी आता है ना, हमेशा याद रखना, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं एक एलिप्स। क्या बोलते हैं, एलिप्स। या आप ये बोल सकते हो कि आपका ये जो बॉडी है, ये जब मोशन में है तो वो एक एलिप्टिकल पाथ कवर कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ। है ना, आपने इस चीज़ का नाम सुना होगा, जैसे आप क्लास 9th वगैरह में भी पढ़े होंगे, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है ना। आपने ये सारी चीज़ें वर्ड तो पहले पढ़ा ही होगा, है ना। इस तरीके की चीज़ को बाबू एक एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीज़ को, है ना, इस तरीके की चीज़ को आप एलिप्स बोलते हैं, जहाँ पर आप अपना एक्सेस दिखा सकते हैं ऐसा। तो ये आपका एक्स एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, ये वाई वाई डैश एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज़ है इस तरीके का जो, है ना, मतलब आपका जो बॉडी है, जो बॉडी है जो मोशन में है वो इस एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है ना, एलिप्स। इजी है, बाकी एलिप्स वगैरह के बारे में आप मैथ्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग को भी जब ज़रूरत पड़ेगा, जैसे ग्रेविटेशन का बात लिया तो हम लोग भी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी एलिप्स वगैरह के बारे में और भी बहुत डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर है। तो अभी तो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन था, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने ये एक सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा नई चीज़ था, इसलिए मैंने सोचा आपको करा दूं कि बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि एलिप्स क्या होता है। ठीक है, हमेशा एक याद रखो, जब भी कुछ साइन और कॉस आए ना तो हमेशा उनको स्क्वायर करके ऐड करने की कोशिश करो, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बाबू, चलो देख लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। एक, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल मोशन है, बॉडी बाबू आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स की जो वैल्यू है वो दी गई है 2 cos πt, और y की जो वैल्यू है वो दी गई है 1 - 4 cos 2πt। है ना, ये बता रहा है कि आपका बॉडी जो है वो एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ना। एक्स कोऑर्डिनेट वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज करेगा, और वाई कोऑर्डिनेट वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है, तो आपको निकालना है पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और दूसरा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपको निकालना है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। फटाफट इसको ट्राई करो, है ना, इसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिकली फंडामेंटल है ना, इतने क्वेश्चंस आपको कराने का ये सिग्निफिकेंस है कि आपको अभी तक काइनेमेटिक्स कितना समझ में आया। क्या आप ये बात समझ पाते हैं कब आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करना है, कब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करना है, पहला बात। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करना है, कुछ 11th में आए हुए बच्चे रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ में, तो हमने एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है, मैंने बहुत एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको बताया है जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे चीज़ों में। ठीक है, फिर हमने 2 डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया। हम हमेशा बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन इज टू 1 डायमेंशनल मोशन। एक्स की चीज़ें अलग सॉल्व करो, वाई की चीज़ें अलग सॉल्व करो, अंत में क्लब करके आंसर लिख दो, दैट्स इट। आप देखना प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, उसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद, बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेने के बाद, वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है, तो वहाँ पे भी हम लोग दो 1 डायमेंशन की तरह ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिजिक्स अगर आराम से सोच समझ के बनाओगे, बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते, वो सोचते नहीं है क्वेश्चन के, तो उनको ये पता ही नहीं चलता कि क्या करना है ना। जनरली हम देखे हैं बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी क्वेश्चन का डिस्कशन होने लगेगा, है ना, तो बोलते हैं सर आपको तो पता है, आप तो टीचर हैं, आपको तो पता है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हम लोग को कैसे क्लिक करेगा कि ये करना है।
है ना। तो दिस कम्स विथ प्रैक्टिस बाबू, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जितना इजी लेवल से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बनाते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ट्राई करो ट्राई करो, ये भी तो उसी टाइप का है, एक्स दिया है वाई दिया है, देखो कैसे करोगे। देखो वो एक्स की वैल्यू तो 2 cos πt दी गई है, तो सबसे सिंपल फॉर्म में ही दिया है। वाई की वैल्यू आपको दी गई है 1 - 4। अच्छा, ये चीज़ आपको cos 2 थीटा नहीं लगता, cos 2 x जैसा, है ना। तो cos 2 x की जगह आप लिख सकते हैं 2 cos² x - 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनटू cos 2 πt के जगह 2 cos² πt -1 कर सकते हैं। ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा 1 - 8 cos² πt, और ये हो जाएगा +4। तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 5 - 8 cos² πt। क्लियर है। तो ये इक्वेशन x में है और ये इक्वेशन y में है ना। हम यहाँ से अगर ध्यान से देखो बाबू, तो 5 माइनस अगर 2 बाहर ले ले तो ये 4 cos² πt हो जाएगा। और मेरे हिसाब से 2 cos πt अगर x है तो ये x² है। तो y की वैल्यू आ गई 5 - 2x²। दिस इज योर आंसर। ये फिर आपके पास इक्वेशन x और y में आ गया, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये आपको हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो बाबू, फिजिक्स में क्या है ना, हम आपको बात बताते हैं, फिजिक्स और मैथ्स आपकी तभी अच्छी होगी अब जब क्वेश्चंस बनाएंगे। इसीलिए देखो, अगर मोटिव करना है तब मेरे 18 लेक्चर काइनेमेटिक्स में हो गए, है ना। 18 लेक्चर में अगर हम चाहते तो हम पूरा काइनेमेटिक्स खत्म कर सकते थे, है ना। हम आपको क्वेश्चंस कराते, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते, कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देते। लेकिन आप ध्यान दोगे, मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, सबसे इजी से लेकर अच्छे वाले क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, है ना। और आपको टाइम देते हैं हम बनाने के लिए। आप क्लास में आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है, जो बच्चे मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे कमेंट्स आते हैं, क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है ना। इसलिए ये मत हिचकिचाओ कि जल्दी ख़त्म करना है ना। जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में मत रहिए। वैसे मेरे क्लासेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ऑफलाइन भी, इसलिए थोड़ा ऑनलाइन कभी कभी स्किप भी हो जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। 1 डायमेंशनल मोशन हमने कंप्लीट कर लिया। आप 1 डायमेंशनल का सारा PYQ बनाइए, मेंस का बनाइए, एडवांस का बनाइए, है ना। आपको जिस बुक से बनाना है आप बनाइए, नहीं बनता है आप अप्रोच करिए, है ना, आपको बताया जाएगा। तो वैसा ही तो होता है, एक्स का इक्वेशन है, वाई का इक्वेशन है, इन दोनों को यूज करके आपको एक्स और वाई का एक रिलेशन निकालना है। तो ये निकल गया आपका, क्लियर है। अब आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए। बाबू, ये एक तरीके का एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई का डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी ऑन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हो जाएगा -2 sin πt इंटू पाई, हो जाएगा -2 π sin πt। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही यहाँ 0 डालोगे, साइन 0 0, सारा कुछ 0 हो जाएगा। वी वाई की बात करोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -4 ऐसा ही रह जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -sin x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन
2πt/2π। तो ये भी बाबू आपका हो जाएगा 8π sin of 2πt। फिर टाइम t=0 डालोगे तो vy भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब vx भी 0, तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप। मतलब टाइम t=0 पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है ना। सिमिलरली एक बार डिफरेंशिएट कर दो, है ना, आप कर सकते हो। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो ए वाई आ जाएगा। टाइम t=0 पुट कर देना और अपने आंसर्स निकाल लेना, है ना, इजी है। एक बार और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt एक्सेलरेशन होता ही है, टाइम का फंक्शन आ ही गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो ax मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ay मिल जाएगा, आपका बात आगे बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो यहाँ पर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टू डायमेंशनल कंप्लीट हो गया और हमने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना लिए जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किसी भी टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को आप दो वन डायमेंशन की तरह ट्रीट करके बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप प्रोजेक्टाइल का मतलब समझते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल करना, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को एक सर्टेन वेलोसिटी और एक सर्टेन एंगल पर फेंकना। ठीक है, देखो एक होता है थ्रो करना, बॉल लिए और रैंडमली कैसे भी फेंक दिए। मेरे हाथ में एक बॉल है, इसको थ्रो करना है तो हम कैसे भी फेंक दिए। और एक होता है प्रोजेक्ट करना, जैसे मान लो मेरा दोस्त वहां पे कुछ खड़ा है, मेरे से 20 मीटर दूर खड़ा है और हमको उसको कैच फेंकना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बॉल को बस थ्रो नहीं करेंगे, हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे हम उस बॉल को फेंकें ताकि वो जो बॉल है वो मेरे दोस्त तक चला जाए। समझ रहे हो? मान लो वहां पर दूर कहीं एक टारगेट रखा हुआ है ना, दूर कहीं टारगेट रखा है और हमको ये दिया गया कि आप यहाँ से एक बॉल फेंकिए और आपका बॉल उस टारगेट पर हिट करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस बॉल को पकड़ेंगे और उसको प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे कि सच दैट कि वो जाकर अपने टारगेट पर क्या कर जाए, बोलो, हिट कर जाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर एंगल पर किसी चीज़ को फेंकना, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब कभी भी प्रोजेक्टाइल का मोशन मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने का मतलब टू थ्रो अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन वेलोसिटी एंड एट अ सर्टेन एंगल एंगल। जब कभी भी आप किसी बॉडी को किसी सर्टेन वेलोसिटी से किसी एंगल पर फेंकते हैं तो आप बोलते हैं कि आपने उसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, जैसे देखो, आपको ये पेन का कैप दिख रहा है। ठीक है, ये पेन का कैप दिख रहा है सबको। ठीक है, इस पेन के कैप को अगर हम ऐसे फेंकें तो हम इसको किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल भी होगा। तो अगर हम इसको फेंकें तो देखो ये कैसे गया, ऐसे गया, है ना। आप बार बार देखना, इस पाथ को देख लो हमेशा। ठीक है, आपके पास ये चीज़ है, हम इसको फेंक रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस तरीके से जाता है। ठीक है, क्यों इस तरीके से जाता है, क्या होता है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास, अगर आप किसी चीज़ को फेंकते हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने इसको फेंका, तो किसी चीज़ को अगर आप फेंकते हो तो आप उसको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर उस बॉडी को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका, किसी वी वेलोसिटी से फेंका और किसी थीटा एंगल पर फेंका, है ना। तो इस तरीके के चीज बॉडी को जो आपने यहाँ पे, यहाँ से आप बॉडी को फेंक रहे हैं, किसी वी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और किसी थीटा एंगल से फेंक, तो आपका ये जो चीज़ बन रहा है ये आपका बॉडी का क्या है, एक तरीके का पाथ है या फिर क्या है, ट्रेजेक्ट्री है।
आप पिछले ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशंस निकालते आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि मैंने कैप को ऐसे फेंका, तो आप कैप पर ध्यान दोगे तो आपका कैप ऐसे ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे गिर गया। तो हर प्रोजेक्टाइल मोशन इसी तरीके का कर्वेचर को फॉलो करता है, इसी तरीके का पाथ या ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है ना। और ये पाथ और ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक पैराबोलिक होता है। क्या है? पैराबोला। पैराबोला मतलब जब आप इसका इक्वेशन निकालेंगे तो वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। हम लोग सारी चीज़ें डिराइव करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना, हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा ट्रेजेक्ट्री वगैरह का इक्वेशन वगैरह सब कुछ निकालेंगे। जब निकालेंगे, जिस दिन जब निकालेंगे तो तुम देखोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्योमेट्रिकली पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। आप इस बात को फील कर लो, है ना। यहाँ एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है। एक्स बताएगा एक्स की चीज़ें, वाई बताएगा वाई की चीज़ें, तो आप समझ पा रहे होगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है ना। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, आप कोई भी पॉइंट अगर इस पाथ पे लेते हो तो वो आपको एक्स का पोजीशन भी बताएगा और वाई का पोजीशन भी बताएगा। वो आपको बताएगा कि आपका बॉडी उस समय एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो, है ना। ये पोजीशन वेक्टर हो सकता है, और पोजीशन वेक्टर अगर ये इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर हो जाएगा। वो आपको बता देगा कि उस समय उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, या एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है और वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, ये बात फंडामेंटली हमेशा ध्यान में रखा करो। अगर आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो गया तो पोजीशन वेक्टर भी वही होता है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी वही होता है। अगर आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो पोजीशन वेक्टर फिर अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर अलग होगा। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं पहले वाले लेक्चर्स में भी। ठीक है, तो अभी तो बेसिक चीज़ें हैं, बस यहाँ पे ध्यान से इस तरीके से देखा करो। तो कभी भी आप किसी बॉडी को, बस मेन मोटा मोटी बात समझ लो कि कभी भी आप किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंकते हैं तो वो बॉडी का जो मोशन है उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी आप किसी बॉडी को किसी एंगल पर फेंकोगे तो वो इसी तरीके का एक कर्व या ट्रेजेक्ट्री या पाथ जो है वो कवर करेगा, है ना। सिंबॉलिकली ये एक पैराबोला है और मैथमेटिकली वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। जब हम लोग करेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे। बोलो, क्लियर है ना। अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग ले लो, आपके पास यहाँ पर एक बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग पे यहाँ पे खड़े थे और आपने यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका, तो इसकी वेलोसिटी इस समय इस डायरेक्शन में होगी, है ना। हम इसको यहाँ पर एक ये ग्राउंड मान लेते हैं। तो अगर आप इसके पाथ को भी देखोगे तो ये ऐसे आकर गिरेगा, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, समझ रहे हो। आप इसी बॉडी पे, आप यहीं पर एक बॉडी को खड़े खड़े यहाँ से ऊपर भी ऐसे फेंक सकते थे, है ना। ये हम मान लेते हैं आपने इसको यू वेलोसिटी से फेंका था, ये वी वेलोसिटी से किसी अल्फा एंगल पर फेंके थे, है ना। तो बॉल जो है वो ऐसे आके आगे भी गिर सकता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब बस ये होता है कि आप किसी भी जगह से अगर किसी बॉडी को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ फेंकेंगे तो वो सारा जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, और हमेशा वो इसी तरीके से जाएगा, है ना, हमेशा इसी तरीके से जाएगा। ठीक है ना। आप बता सकते हो कि ये ऐसे क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। अगर आप मान लीजिए बॉल को आप यहाँ पर भी ले लो या यहाँ पर भी ले लो, तो हर केस में इस पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है ना। ग्रेविटी mg फोर्स जो है वो इस पर नीचे एक्ट करेगा, जो इस बॉडी को क्या लेकर आएगा, नीचे लेकर के आएगा। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा इसी तरीके से आता है, एक कर्व्ड पाथ के थ्रू आता है ना। और आपको पता है, पहले ही बता चुके, ये कर्व्ड पाथ हमेशा क्या होगा, पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन हो, है ना। इस चीज को आप क्या बोलते हो, इंक्लाइंड प्लेन। आप यहाँ पर खड़े हो गए, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े होकर यहाँ से एक बॉल को ऐसे फेंक दिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली दे दिया, किसी भी वेलोसिटी से फेंक दिए, तो ये फिर यहाँ से आके ऐसे गिरेगा, है ना। ये भी आपका इस तरीके से होगा, तो ये भी आपका क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से ही फेंक रहे हैं या किसी बिल्डिंग के ऊपर से फेंकेंगे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से फेंकेंगे। किसी भी जगह से अगर आप किसी बॉडी को किसी एंगल पर किसी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं तो वो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको कभी इस तरीके का एनालिसिस मिल जाए, इस तरीके का एनालिसिस मिल जाए, इस तरीके का एनालिसिस मिल जाए, है ना, या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हो, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो इस तरीके का है कि पाथ हमेशा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को फेंक रहे हैं तो वो हमेशा इस तरीके से पैराबोलिक पाथ में जाएगा। ठीक है, एक बार इस अच्छे अच्छे से इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ, क्लास में है। क्या हुआ, मम्मी क्यों चिल्ला रही है इतना? ठीक है, आओ। अगर हम यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अभी हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, यहाँ से हम इस तरीके से गए। तो हम मैं यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम एक बॉल को या एक बॉडी को यहाँ पर किसी, मान लेते हैं, किसी यू वेलोसिटी से फेंक दिए और किसी थीटा एंगल पर फेंक दिए। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा इस मोशन को देखकर, इसका पाथ को देख करके, कि किसी भी पोजीशन पर आप चले जाइएगा, किसी भी पोजीशन पर अगर आप चले जाइएगा तो उस समय उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, है ना। जैसे बॉडी का पोजीशन इस समय यहाँ पर है तो उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी है, कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी है ना। तो ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग हमेशा कैसे डील करते हैं, हम हमेशा बताए हैं कि टू डायमेंशनल मोशन को आप हमेशा दो वन डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करोगे। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तुम बताओ इसका एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये यू है, ये थीटा है, तो हम इसको यू कॉस थीटा बोल सकते हैं। और वाई में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, अगर हम ए एक्स की बात करें, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी बॉडी को ऐसे फेंका है तो तुम सोच करके कॉमन सेंस से बताओ। देखो, एक्सेलरेशन की चीज़ें हमेशा फोर्स से आती हैं। आपके बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन उसके हिसाब से उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो तुम बताओ कि अगर हम किसी चीज को ऐसे फेंक रहे थे ना बाबू, ऐसे पेन को फेंक रहे थे, पेन के कैप को मैंने फेंका था ऐसा, तो पेन का कैप आपका ऐसे गया था और ऐसे जमीन पर गिर गया था। तो पूरे मोशन के दौरान कौन सा ऐसा फोर्स है जो उस बॉडी पर लग रहा होगा? मेरे फेंकने वाले फोर्स को नेग्लेक्ट करिए, फेंकने के बाद देखिए, है ना, मैंने बॉल को फेंक दिया, उसके बाद बॉल अपने पूरे मोशन के दौरान कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी पर लग रहा है? कमेंट करो जल्दी। कौन सा ऐसा फोर्स है जो पूरे बॉडी पर लग रहा है जब तक वो इस पूरे पाथ पर है? वेरी गुड। एक ही फोर्स लग रहा है बाबू, और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटी, है ना। और ग्रेविटी कैसे लगता है? mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस mg के करस्पॉन्डिंगली हम इसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के बाद आप बारी में आएगा g डाउनवर्ड्स। इसका मतलब आप किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, हमेशा इस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगता होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वर्टिकल में एक्सेलरेशन जी है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या अब जब जब ये बॉडी ऐसे इस पाथ को कवर कर रहा था, ये बॉडी अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में था, क्या एक्स डायरेक्शन में कभी भी कोई फोर्स लग रहा है?
क्या क्वेश्चन, आप बस इस चीज को देखो, क्या एक्स डायरेक्शन में कभी भी कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलता है कि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है तो हम ए एक्स को भी ले लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन करते थे तो ए एक्स भी हो सकता था, ए वाई भी हो सकता था, हमने तो किया ही है 2 डायमेंशन में। लेकिन नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, और वो फोर्स है ग्रेविटी। और ग्रेविटी सबको पता है जी वैल्यू होती है, और मैग्नीट्यूड उसका जी होता है, और डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में अगर उसने क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली ये बात नहीं बोला है कि एक्स में भी कोई फोर्स लग रहा है, तो हमेशा 99.9% जगह एक्स की एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होगी, और वाई की एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, उसके बाद तो बाबू फिर आप वी एक्स भी निकाल सकते हो, वी वाई भी निकाल सकते हो, एस एक्स भी निकाल सकते हो, एस वाई भी निकाल सकते हो। एक ही चीज़ जो हमेशा सेम रहता है वो है टाइम, ये बात हमने डिस्कस किया था। सारी चीज़ें समय के हिसाब से चलती हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग टाइम, वाई डायरेक्शन के लिए अलग टाइम, ऐसा चीज़ें कभी भी नहीं होती है ना। टाइम इज़ द ओनली वेरिएबल जो दोनों के लिए सेम रहता है, सारी चीज़ें उतने ही समय में, उसी समय में चलनी चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो ग्रेविटी है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी जो है वो एक तरीके का आपका मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते थे है ना, जैसे ये वाला चीज़ आप पढ़ा करते थे, याद करो। आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को यहाँ से ऊपर फेंक दिया किसी यू वेलोसिटी से, तो ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाता था फिर क्या होता था बताओ? फिर वो अपना एच मैक्स मैक्सिमम हाइट कवर करता था, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती थी, और फिर ये यहाँ से वहाँ से ऊपर से नीचे गिरता था। तो ये वाला भी मोशन तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही था, है ना। ये वाला भी मोशन अंडर ग्रेविटी था, लेकिन ये 1 डायमेंशनल था। क्यों 1 डायमेंशनल था? क्योंकि आपने इस बॉडी को वेलोसिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दी थी, आपने बॉल को सिर्फ वर्टिकली ऊपर ही फेंका था, तो बॉल सीधा सीधा ऊपर गया, रुका, और फिर ऊपर से नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पर आप बॉल को वर्टिकली नहीं फेंक रहे, आप बॉल को किसी एंगल पर फेंक रहे। मान लीजिए आपने यहाँ से इसको 60 डिग्री के एंगल पर फेंका, है ना, तो इसके पास कुछ x में भी वेलोसिटी है, कुछ y में भी वेलोसिटी है, तो ये कुछ x में भी डिस्टेंस कवर करेगा, y में भी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये इस तरीके का पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी था, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है। द ओनली डिफरेंस इज कि इस टाइप के मोशन में आप बॉल को सिर्फ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी देते थे, आप इसको सीधा वर्टिकल फेंकते थे ऊपर, जबकि यहाँ पर आप बॉल को किसी एंगल पर फेंक रहे हैं, जिसके कारण इसमें हॉरिजॉन्टल भी वेलोसिटी है, वर्टिकल भी वेलोसिटी है, तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल भी जाएगा, कुछ वर्टिकल भी जाएगा, तो ये 1 डायमेंशन से चेंज होकर 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, कुछ बातें जो यहाँ पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बाबू? अभी आपने बोला कि सर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर कभी एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब वी एक्स जो है वो हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, और उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, समय के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। देखिए, आपने एक्स की वेलोसिटी को यू कॉस थीटा लिखा है, और एक्स का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी समय के साथ चेंज नहीं करेगी, है ना। आप यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे आप पूछो x में कितना वेलोसिटी है, यहाँ पूछो x में कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पर पूछो x में कितनी वेलोसिटी है ना, ये u cos थीटा ही रहेगा, यहाँ पे भी u cos थीटा ही रहेगा, यहाँ पे भी u cos थीटा ही रहेगा। हर जगह vx की वैल्यू यही रहेगी, हर जगह Vx की वैल्यू यही रहेगी, किसी भी पॉइंट पर चले जाओगे, क्योंकि x में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन तो हमेशा तब आता है जब वेलोसिटी चेंज करता है। एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब है कि बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। x में नहीं लग रहा फोर्स, तो x की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पर,
इनिशियली जो भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर से यहाँ पर वेलोसिटी होगी वही हर जगह पर होगी। लेकिन y डायरेक्शन में तो ए वाई लग रहा है, दिस इज g डाउनवर्ड्स, है ना, g डाउनवर्ड्स, तो y की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, y की वेलोसिटी चेंज करेगी, है ना, y की वेलोसिटी जो है बाबू वो चेंज करेगी, है ना। कैसे चेंज करेगी देखा जाए थोड़ा, सारी चीज़ें सिंपल हैं, तुम आराम से पढ़ कर आए हो, बेसिक फंडामेंटल में कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको किसी u वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पर फेंका, तो इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी है u साइन थीटा, u y बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रहा होगा, हम तुमको पहले ही बताए थे कि x और y दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, x की कोई भी चीज़ें y को अफेक्ट नहीं करती और y की कोई भी चीज़ें x को अफेक्ट नहीं करती। तो जब आप वेलोसिटी देखने जाओगे, है ना, जैसे आप लिखोगे अगर किसी भी लेटर टाइम पे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिखोगे, तो यू वाई के जगह आप यू साइन थीटा लिख सकते हो। अब इस डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव ले रहे हो तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगा, तो आप उसको -10 इंटू टी लिख सकते हो, तो तुमको दिखेगा कि समय के साथ वाई वाली वेलोसिटी घटती चली जाएगी, है ना। मतलब आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से हम इसको एच मैक्स बोल सकते हैं। आपका जो बॉडी है या जो आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इस हाइट से ऊपर तो जा नहीं रहा, और ये मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट पर यू वी वाई जो है वो 0 होगा। बाबू देखो वी एक्स की कहानी आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, किसी भी पॉइंट पर एक्स की वेलोसिटी हमेशा वही रहेगी, लेकिन क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, आप बॉल को वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में दिए हैं और ग्रेविटी इस पे नीचे लग रहा है, फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होते 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 इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी कम होती जाएगी, और कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि अगर इस हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन पे वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब अभी भी इसका वेलोसिटी ऊपर है, तो इसका मतलब अभी ये बॉल और ऊपर जाएगा, जब और ऊपर जाएगा तो ये वाला जो हाई पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का कैसे हो सकता है ना। इसीलिए देखो मैक्सिमम हाइट पर हमेशा आपकी वेलोसिटी 0 होती थी, यहाँ पर तो एक ही वेलोसिटी थी, यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी थी, उसी को आप वाई बोल रहे थे तो वेलोसिटी 0 बोलते थे, लेकिन यहाँ पर तो दो वेलोसिटी है, एक्स में भी वेलोसिटी है और वाई में भी वेलोसिटी है। क्या मैक्सिमम हाइट पर एक्स की वेलोसिटी 0 होगी, नहीं, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यू कॉस थीटा हर जगह रहेगी, देखो ये डायग्राम। लेकिन क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा ऊपर है, इस पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे इसकी वाई की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और कम होते होते मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई जो है वो इसकी 0 हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा, है ना, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद आप जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ग्रेविटी नीचे लगता जाएगा, तो वेलोसिटी फिर बढ़ता चला जाएगा, और फिर आके यहाँ पर ये ग्राउंड पर हिट कर जाएगा। अभी और डिटेल में करेंगे, बस टाइम बिंग के लिए हम आपको बता रहे थे कि एक्सेलरेशन क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज करेगी, है ना, इस तरीके से। एक बार अच्छे से देख लो, सेम मेरे हिसाब से अगर तुम लॉजिकली सोचो तो सेम 2 डायमेंशनल वाली चीज़ें हैं, एक्स के लिए चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करेंगी, वाई के लिए चीज़ें अलग तरीके से बिहेव करेंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट होके हम इनका एनालिसिस करेंगे। एक बार बाबू देख लो अच्छे से, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा वेलोसिटी वाला और अच्छे से एक डायग्राम बनाकर चीज़ों को समझा जाए। ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, ये आपका एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया। आप यहाँ पर इसको किसी यू वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल से फेंक दिए, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो यू एक्स होगी वो यू कॉस थीटा है,
और जो यू वाई है वो यू साइन थीटा है ना। अब ए एक्स हमेशा ज़ीरो है ना, तो ए एक्स हमेशा ज़ीरो है तो वी एक्स हमेशा यू यू कॉस थीटा ही होगा, कभी चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे वाई में एक्सेलरेशन है जिसको आप जी डाउनवर्ड बोलोगे, तो वी वाई जो है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो तीन पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, अलग अलग हम पॉइंट ले लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे तो x की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं कर रही, तो ये इधर ऐसा ही रहेगा, है ना। x की वेलोसिटी तो हर जगह सेम ही रहेगी, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, है ना, यहाँ पे u cos थीटा और यहाँ पे भी u cos थीटा। x की वेलोसिटी तो हर जगह सेम ही रहेगी क्योंकि x में तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा तो x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा। लेकिन y की बात करें, है ना, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से ऐसे सिमेट्रिक, है ना। ये आपको सबको ही पता है, ये आपका एच मैक्स हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एच मैक्स है। ठीक है, तो बाबू अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पास इनिशियली वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है भाई, यू साइन थीटा। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो ये वेलोसिटी ऊपर है और इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -10, है ना। तो आपको पता है वेलोसिटी ऊपर, फोर्स नीचे या एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो समय के साथ घटती चली जाएगी और घटते घटते यहाँ पे जो इस पूरे रीजन में जो वी वाई है वो डिक्रीज करती जाएगी और डिक्रीज करते करते मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी हर जगह सेम है ना, सिर्फ वर्टिकल वाला वेलोसिटी जो है वो घटता जा रहा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था और इस पे फोर्स नीचे लग रहा था, है ना, या एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था। तो रिटार्डेशन का केस है, वेलोसिटी घटते घटते मैक्सिमम हाइट पर जीरो होगी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे एट मैक्सिमम हाइट या एट एच मैक्स, वी वाई जो होता है वो ज़ीरो होता है, वी ज़ीरो नहीं होता। कोई आपसे पूछे मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ज़ीरो है क्या, नहीं, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वो यू कॉस थीटा है। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है ये ज़ीरो होती है, वी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि वी एक्स वहाँ पर लगेगा यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद की कहानी क्या होगी बताओ, है ना, इसके बाद की कहानी क्या होगी, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर हो गया, अब ग्रेविटी तो नीचे लग ही रहा है, आपका जो इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी था, वर्टिकल वेलोसिटी था जो ऊपर के डायरेक्शन में, वो तो यहाँ जीरो हो गया, लेकिन ग्रेविटी तो अभी भी एक्ट कर रहा है, तो इसके बाद इसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, यहाँ इतना होगा, यहाँ और ज़्यादा होने लगेगा, तो इस डायरेक्शन में इधर इस वाले पूरे रीजन में वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। अरे ये एग्जैक्टली वैसा ही चीज है जैसा वन डायमेंशनल था, जब आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंका करते थे तो ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी कम होती थी, लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आता था तो ग्रेविटी तो उस वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। बोलो बाबू क्लियर है कि नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये, अरे क्या क्या पेन ही गिर जाता है बार बार। अरे बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, एक्स का तो चीज बहुत आसान है, एक्स की चीजें तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रह जाएंगी क्योंकि ए एक्स जीरो है, लेकिन वाई की वेलोसिटी यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक डिक्रीज करेगी और फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में इंक्रीज करेगी। ठीक है, किसी भी एक जगह पर
दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आप इसको किसी वेलोसिटी u और किसी थीटा एंगल से फेंक दो। तो किसी भी एक जगह अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखाना है, जैसे मान लीजिए आपको इसी जगह पर वेलोसिटी वेक्टर दिखाना है, तो आप यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स दिखाएंगे। एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा तो नीचे होगा। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा नीचे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इस कर्व पे टेंजेंट होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, ये आपका वी एक्स है, ये आपका वी वाई है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। किसी भी, जैसे आप यहाँ पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ बाबू, मान लो आप यहाँ पर चले गए, तो इस समय भी आप दोनों वेलोसिटी दिखा सकते हो, एक्स में भी दिखा सकते हो और वाई में भी दिखा सकते हो। तो ये आपका कुछ वी एक्स हो जाएगा, ये आपका कुछ वी वाई हो जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इस कर्व पे टैंजेंट रहेगा। ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर एट एनी पॉइंट विल बी टैंजेंट टू दी कर्व, है ना। आप लिख सकते हो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर will always be tangent to the curve at that point, है ना। किसी भी पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, आप उस पॉइंट पे कर्व पे क्या ड्रॉ कर दीजिए, टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर मिल जाएगा। उसके दो कंपोनेंट होंगे हमेशा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। धीरे धीरे हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी करेंगे। यहाँ तक कितने लोग को चमक गया बोलो, कितने लोग को वेलोसिटी का पूरा आइडिया लग गया। इस तरीके से आप समझ गए कि एक्स और वाई की चीज़ें भी अलग अलग लिखी जा सकती हैं और क्वेश्चंस को उसी तरीके से बनाया जा सकता है जिस तरीके से हम लोग 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस को अभी तक बनाते थे, है ना। अभी हम तुमको 2-3 क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं, तुमको लगेगा कि सारी चीज़ें वैसी ही हैं। बोलो बाबू, क्लियर है। इसमें ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से बेसिक लेवल पे समझ जाना है कि जब भी आप इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं तो ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, जिस तरीके से ये वाला था। फर्क बस इतना है, इसको एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया था और इसको किसी एंगल पर फेंक रहे हैं। एंगल पर फेंकने से इसके पास एक्स में और वाई में दोनों में वेलोसिटी होता है, तो आपका बॉडी एक्स में भी हॉरिजॉन्टली भी आगे जाएगा, वर्टिकली भी आगे जाएगा, है ना। इसीलिए ये 1 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल है। और फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वाई की वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती। किसी भी पॉइंट पर चले जाओगे, जो वेलोसिटी इनिशियली थी वही एक्स की वेलोसिटी हर जगह पर होगी, लेकिन वाई की वेलोसिटी हर जगह चेंज करती रहेगी। यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक डिक्रीज करते जाएगा और मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा तो इंक्रीज करता जाएगा, है ना। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है, कहाँ गया अपना, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है अपना, वो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो आप उस पॉइंट पर कर्व पे क्या ड्रॉ कर देंगे, एक टैंजेंट। तो जो टैंजेंट का डायरेक्शन होगा वही आपके रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है क्या बाबू? ठीक है, आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग का जो हाइट है, ठीक है, इस बिल्डिंग का जो हाइट है बाबू, वो आपको कुछ दिया है, फॉर एग्जांपल 500 मीटर। और यहाँ से आप एक बॉल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली ऐसे, है ना। यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को आप
हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं विथ अ वेलोसिटी ऑफ से 10 या 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड से आप एक बॉल को ऐसे फेंक दिए, ठीक है। तो अभी ये ऐसा नीचे आएगा यहाँ पे ऐसे। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो आपको कुछ चीज़ें निकालनी है। जैसा पहला, कितना समय लगेगा इसको नीचे आने में, टाइम टू रीच द ग्राउंड। टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, या ये नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट लैंड्स, है ना। मतलब ये आप बॉल को फेंके तो बॉल इस जगह पर आकर गिरा, है ना। तो आपको यहाँ से टावर के फुट से ये डिस्टेंस बताना है, कितना हॉरिजॉन्टल, कितना दूर जाकर गिरा है, ठीक है। ठीक है, और तीसरा आपको निकालना है वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब बॉल यहाँ पर आकर गिर रहा है तो कितने वेलोसिटी से गिर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। अरे बोलो भाई। चलो, तो तुमको इतना तो समझ में आ गया है कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले टेबल बना लिया करो, एक्स का टेबल अलग और वाई का टेबल अलग। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, तो यू वाई कितना हो जाएगा, 0। ए एक्स तो आपको पता ही है 0 होता है, और ए वाई अभी आप पढ़ कर आए, जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कितना समय लगेगा इसको नीचे आने में, ठीक है। टाइम ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो एक्स के लिए भी और वाई के लिए, दोनों के लिए हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सही है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू, देखो बहुत इजी है। एक बात बताओ, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ चल कर आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 500, या 500 मीटर ऊपर थे और जमीन पर आ गए तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 500। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई, ऐसे नहीं लिख लो, वाई करना ना, एस वाई विल बी इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 500, यू वाई कितना है, यू वाई 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू ए वाई कितना होगा, ग्रेविटी नीचे ही लगेगा, प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये बाबू हो गया 5, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 सेकेंड्स, है ना। टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड्स। मतलब इस बॉल को ऊपर से यहाँ ज़मीन पर गिरने में 10 सेकेंड समय लगेगा। हमेशा याद रखना, एक्स और वाई में अलग अलग डील करना है। तो बॉल जब ऊपर से नीचे आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर हो गया, वर्टिकल का एक्सेलरेशन 10 है, और इनिशियली आप बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके थे तो यू वाई 0 हो गया। पहला पार्ट निकल गया। 1 मिनट बाबू, हम आ रहे हैं ना, होल्ड करना 1 मिनट।
ठीक है, अब निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट लैंड्स। इसका मतलब बाबू आपको ये डिस्टेंस निकालना है ना। इसको हम एस एक्स बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो वो एक्स के डेटा से निकलेगा, उसको वाई के डेटा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना बात तो श्योर है कि टाइम अगर 10 सेकेंड्स लगा है तो ये दो टाइम दोनों के लिए 10 सेकेंड्स होगा। तो एस एक्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स निकालना है, यू एक्स कितना है बोलो, 100। कितना समय लगा है पूरा जमीन पर गिरने में, 10 सेकेंड, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, प्लस 1/2। अच्छा, हटाओ, ए एक्स की वैल्यू ही ज़ीरो होती है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, ए एक्स ज़ीरो हो गया तो ये पूरा हो गया। तो यानी एस एक्स की वैल्यू हो गई 1000 मीटर, है ना। इसका मतलब ये यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर गिरेगा, ये भी निकल गया। अब निकालना है वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। देखो हम हमेशा बताए थे कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप हमेशा उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर देंगे, टैंजेंट। तो यहाँ से टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। तो बाबू तुम इसको ध्यान से देखो, तो इसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी आएगा और कुछ वाई कंपोनेंट भी आएगा, ये वी एक्स भी होगा और वी वाई भी होगा, है ना। और ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आराम से निकालो, सब चीज़ें तो तुमको आती ही हैं। वी एक्स कैसे निकालोगे, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ए एक्स ज़ीरो ही है तो वी एक्स की वैल्यू यू एक्स मतलब 100 मीटर पर सेकेंड होगा। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं पर भी चले जाओगे एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। 75 बार चीज़ें हो गई। वी वाई कैसे करोगे, ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसका यू वाई ज़ीरो है लेकिन ए वाई तो है कितना, +10, और कितना टाइम लगा 10, तो वी वाई हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स भी 100 और वी वाई भी 100, तो वी की वैल्यू हो गई 100 I कैप प्लस 100 J कैप। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 100√2 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपसे एंगल पूछ ले तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, Vy/Vx, ये हो जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, है ना। आप बोल सकते हो ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये भी 100 है और ये भी 100 है ना। तो अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये वाला पार्ट भी निकल गया, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोग 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं 2 डायमेंशन मान के। एक्स की चीज़ों को अलग कर लेंगे और वाई की चीज़ों को अलग कर लेंगे। एक बार बाबू अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कुछ और चीज़ें करते हैं बाबू, ठीक है। कर लोगे इस टाइप के, और भी करेंगे क्वेश्चंस तो बहुत करेंगे। अभी तो बस तुमको एक थोड़ा फील दिलाना था, है ना। तुमको फील दिलाना था कि ये 2 डायमेंशन जैसा ही है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आप एक्स और वाई में अलग अलग इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे कुछ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस तो बाबू आपको इतने कराएंगे ना, ये चीज़ है। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपको अब ये तो पता चल गया, आप यहाँ पे बॉल को किसी सर्टेन वेलोसिटी से और किसी सर्टेन एंगल पर फेंकेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल से जो एसोसिएटेड है वो 3 बातें हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल से जो एसोसिएटेड है वो 3 बातें हैं, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू वो होता है, एक तो आप ये समझ गए कि ये जो डिस्टेंस है इसको आप एच मैक्स बोल सकते हो। ये इस पूरे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, जितने हाइट तक वो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है।
एक ये वाला चीज़ है, इस डिस्टेंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ये डिस्टेंस है ना। ये डिस्टेंस आपको बता रहा है कि जब आपका बॉडी पूरा प्रोजेक्टाइल से चला, वापस आकर जब जमीन पर गिरा, तो यह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर गिर रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं रेंज। इसका एक नाम है ना, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना। एच मैक्स को तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक एच मैक्स हो गया, और इस वाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज बोल सकते हैं, है ना। वो आपसे बोल सकता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालिए, या कॉमनली पूछ सकता है कि प्रोजेक्टाइल का रेंज बताइए। और एक बहुत कॉमन सा चीज़ है, जब आप बॉल को यहाँ से फेंके होगे तो टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो ही होगा, फेंके होगे। और जब ये बॉल यहाँ पर आकर किसी लेटर टाइम टी इज इक्वल टू टी पर गिरा होगा, तो इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो जनरली कॉमन भी हैं और जनरली एग्जाम और क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालिए, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट निकालिए, और प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका, उस समय से उसको वापस ज़मीन पर गिरने में कितना समय लगा। जैसे आप यहाँ पर फेंके और वापस 5 सेकंड के बाद ये ज़मीन पर गिर गया, इसका मतलब इसका प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकेंड्स। जैसे आप पीछे क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में आपसे तीनों चीज़ पूछें, एच मैक्स कितना है, रेंज कितना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ये तीन चीज़ें अगर हम आपसे पूछ लें, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम 500 मीटर के टावर के हाइट से इस बॉल को फेंक रहे थे। जैसे ही तुम इस बॉल को फेंके होगे तो इसके बाद तो बॉल नीचे ही आता गया, तो मैक्सिमम हाइट कितना था? इनिशियली ही था, और वो 500 मीटर हो गया, है ना। जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका, वो जमीन पे इस पॉइंट पर गिरा, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गया, एस एक्स जो आप निकाले थे 1000 मीटर। तो आपका रेंज जो है वो आपका आ गया 1000 मीटर। और तीसरा जो चीज़ बचा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितने समय के बाद ये बॉल जो है यहाँ से आकर ज़मीन पर गिरा। वो भी आपने सबसे पहले ही निकाला था 10 सेकंड के बाद। 10 सेकंड के बाद ये बॉल वापस आकर ज़मीन पर गिर रहा था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 10 सेकंड्स, है ना। तो पिछले बार जो आपने चीज़ें निकाली थी उसमें आप ये तीनों चीज़ें निकाले हुए थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि इनको कोई स्पेसिफिक नाम से भी बोला जाता है। इजी है यार। एच मैक्स हो गया, ये रेंज हो गया, और वो आपका क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। तो इनका कुछ फार्मूला वगैरह भी है, डिराइव कर लेते हैं उनको, और उन फार्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बात बता, इसको यू वेलोसिटी से अगर तुम फेंके तो हम इसका इनिशियल अगर हम डेटा ऐसा लिखें, क्योंकि कोई भी चीज़ करेंगे तो एक्स और वाई के लिए अलग अलग करेंगे। एक्स वाई हो गया, यू एक्स की वैल्यू हो गई बाबू यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू हो गई यू साइन थीटा। ए एक्स तो ज़ीरो ही होता है, और ए वाई की वैल्यू होती है जी डाउनवर्ड्स। इतना तो आपको पता ही है। अगर हम एच में अगर हम ये बात करें, अगर हम यहाँ से करें, हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा? हम आपको बताए थे जब तक आप एयर रेसिस्टेंस और एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट किए रहते हैं तब तक आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हमेशा एयर रेसिस्टेंस या एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और नेग्लेक्ट करते समय टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सिमेट्रिक होती है चीज़ें, टाइम के रेस्पेक्ट में चीज़ें सिमेट्रिक होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर चले जाओगे, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वाला वेलोसिटी क्या होता है? ज़ीरो। अभी हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं, तो ये ज़ीरो हो गया। यू वाई कितना है? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u cos थीटा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u sin थीटा। तो बाबू हो गया u sin थीटा माइनस जी इंटू टी। तो t यहाँ से आ जाएगा u sin थीटा बाई जी।
मतलब प्रोजेक्टाइल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में इतना समय लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। है ना, आज के बाद आप ये सब फॉर्मूले एकदम चकाचक हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलो 3 चीज में से एक चीज तो निकल गया। अब निकाल लेते हैं, चलो ये निकाल लेते हैं एच मैक्स। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम करें तो हम फिर वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 × a × sy लिख सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इस पॉइंट के लिए निकालें तो वी वाई 0 हो जाएगा। यू वाई करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू बताओ, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × माइनस ऑफ जी इंटू ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जहाँ वी वाई 0 है उसको आप एच मैक्स बोल सकते हो। तो यहाँ से एच मैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। बहुत सिंपल सिंपल, ये तो बस एक तरीके का हम क्वेश्चन ही बना रहे हैं बाबू, है ना, हम इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे, ये एक तरीके का हम न्यूमेरिकल ही बना रहे हैं। तो ये आपका निकल गया मैक्सिमम हाइट। ये सब फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा 2u साइन थीटा बाई जी कर देंगे, एच मैक्स पूछे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कर देंगे। तो फॉर्मूला पुट करके बना लोगे तो जल्दी बन जाएगा, आपका एग्जाम में समय बचेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ निकालना है जिसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज के लिए, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर करेंगे। तो ए एक्स तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो एस एक्स जो है वो यू एक्स इंटू टी है। यू कॉस थीटा जो है यू एक्स है, यू एक्स इज यू कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, तुमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज लेना है, मतलब तुमको ये टोटल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है जब तक ये प्रोजेक्टाइल वापस आकर ज़मीन पर ना गिर जाए। तो तुमको नहीं लगता कि यहाँ पर जो टाइम है, इस टाइम को हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप बॉल को यहाँ से t इज इक्वल टू 0 पर फेंके और ये यहाँ से इतने समय के बाद 2u साइन थीटा बाई जी टाइम के बाद आकर ज़मीन पर गिर रहा है, तो आपको टाइम भी तो वही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय पर ये वापस आकर ज़मीन पर गिर रहा है उसी समय तक का आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए ना। तो जैसा डिस्टेंस चाहिए वैसा टाइम पुट करना पड़ेगा। तो ये बाबू हो जाएगा आपका 2u साइन थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखो, ये u इंटू यू यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया आपका कैपिटल आर रेंज। ठीक है, ये हो गया आपका रेंज। तो ये तीनों फॉर्मूले आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, देखो बाबू, फॉर्मूले याद रखने से आप घटेंगे नहीं। हम जब जब बोलें कि कुछ कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, जनरली हम कभी भी फिजिक्स में ऐसा आपको कभी नहीं बोलेंगे कि इस स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला याद रखिए, इस स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला याद रखिए। अरे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स अप्लाई करने आना चाहिए, आपको इक्वेशंस लिखने आने चाहिए, आपको एनर्जी मोमेंटम कंजर्व कराने आना चाहिए, आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसी से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, कभी कभी आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मूलेज आएंगे, अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप क्वेश्चन जल्दी बना सकते हो। नहीं भी भूल भी गए तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को छोड़कर आना पड़ेगा, आप नॉर्मली इस तरीके से, यहाँ पे भी तो हम एच मैक्स रेंज और टीएफ निकाले हैं, है ना, यहाँ पे भी हम एच मैक्स रेंज और टीएफ निकाले हैं। तो क्या हम इस फॉर्मूले का यूज किए हैं? नहीं। एक बात आपको ध्यान में और दे रहे हैं हम, ये तीनों के तीनों, ध्यान से सुन लो, एकदम अच्छे से सुन लो, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तब लगते हैं जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है। मतलब आप जिस हाइट, जिस लेवल से बॉल को इनिशियली फेंक रहे थे, बॉल आपका फाइनली आकर उसी लेवल पर, उसी हाइट पर गिर रहा है, तब आप इन तीनों फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे।
है ना। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या सर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि बॉल इनिशियली आप 500 मीटर के ऊपर के हाइट से फेंक रहे हो और फाइनली वो ग्राउंड पर आकर गिर रहा है। क्या ये वाला हाइट और ये वाला हाइट सेम है? नहीं। इसीलिए याद रखना, है ना, ये वाला जो ये जो तीनों फॉर्मूलेज हमने लिखे हैं, है ना, नोट करके लिख लो। वैलिड ओनली फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए लगता है। ग्राउंड से चालू हुए थे, वापस आकर जमीन पर गिर गए, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इस हाइट से फेंके और इस हाइट से फेंके और वापस आके इसी हाइट पर रुक गए, है ना। इस तरीके के मोशंस के लिए, इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए ये फॉर्मूलेज जो है वो एप्लीकेबल है। अगर आप ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बनाने जाएंगे, आपका एक भी आंसर सही नहीं आएगा। हम तुमको दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टाइम निकालने जा रहे थे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फेंक दिए तो थीटा तो जीरो हो गया। थीटा जैसे ही जीरो हो गया, आपका टाइम ऑफ लाइट जीरो आ जाएगा। चेक करो, यहाँ जीरो पुट करोगे, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो तो सारा चीज़ जीरो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, जबकि एक्चुअली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? 10 सेकेंड्स, है ना। इसीलिए बाबू ध्यान दो, हमेशा ध्यान देना कि जब कभी भी इन फॉर्मूलेज का यूज़ करो तो उससे पहले चेक कर लो कि सिचुएशन इस तरीके का है कि नहीं, कि जिस हाइट से आप प्रोजेक्टाइल को फेंके थे, फाइनली प्रोजेक्टाइल आकर उसी हाइट पर अगर गिर रहा है, तो बिल्कुल रेंज के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, चलो। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बोली। टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, and range u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ टाइम मैक्सिमम कब होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हमको मैक्सिमाइज करना है, तो कब होगा ये? है ना, जब भी हम ये सवाल पूछते हैं ना, तो हम बात करते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू, फॉर अ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू, मतलब यू कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम यू को, एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंकेंगे। वेरिएबल सिर्फ थीटा है, थीटा चेंज कर सकते हैं। क्या बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, कि 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हैं, कि 10 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हैं, कि 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली फेंक दिए? तो बाबू तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ साइन थीटा है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री। इसका मतलब पता है, आप बॉडी को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, जब आप बॉडी को कैसे फेंकेंगे? वर्टिकली अपवर्ड। थीटा कैसे है देखो, थीटा इज ऑलवेज द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये यू वर्टिकल हो जाएगा, यानी आप बॉल को सीधा ऊपर फेंक रहे हो। और ये तो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ कर आए हो, है ना, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी वन डायमेंशनल में पढ़ ली है।
उसी तरीके से कोई आपसे पूछे एच मैक्स कब मैक्सिमम होगा, तो फिर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर कांस्टेंट, टू जी कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब साइन थीटा मैक्सिमम तो फिर यही होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। ये भी वन डायमेंशनल है। मतलब आप जब बॉल को सीधा नीचे से ऊपर फेंक दोगे तो वो हाइट भी तभी मैक्सिमम कवर करेगा, तो वो फिर प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा, है ना, वो तो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, वो टू डायमेंशनल नहीं रहेगा। वो तो हम लोग पहले पढ़ के आए। ये इंपॉर्टेंट है। कब रेंज मैक्सिमम होगा? रेंज मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट, रेंज स्क्वायर मैक्सिमम तब होगा जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन साइन किसी भी चीज़ का साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा वन ही होता है ना, तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो वन होगी। और ये कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री होगा। क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो 45 इंटू टू 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू वन होगी, है ना। ये साइन का रेंज होता है बाबू, साइन थीटा की रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। इवन कॉस थीटा का भी यही होता है। ये सब बेसिक मैथ्स है, कभी नहीं भूलना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी किसी बॉडी को किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, तो आपको उसको 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। देखो हम क्या बोल रहे हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे बॉल को फेंके, ठीक है, आपने इस बॉल को कैसे फेंका? सब कुछ फेंकना सेम ही है। आप इसको इसको भी आप 50 के 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे थे, इसको भी आपने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है। लेकिन आप चाहते थे कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसी चीज को ना आप रेंज बोलते हैं। इसी चीज को आप रेंज बोलते हैं, है ना, इसी चीज को आप रेंज बोलते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करे, ज्यादा दूर जाकर गिरे, है ना। रेंज ज्यादा होने का मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब जितना ऊपर जाए, और रेंज का ज्यादा होने का मतलब कि मैक्सिमम कितना दूर जाकर गिरे। तो आपको इसको फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री के एंगल पर। आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो ये रेंज जो है वो आपका मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन स्पीड, है ना। मतलब 50 मीटर पर, देखो कहने का मतलब ये है कि 50 मीटर पर सेकंड से तो आप इसको किसी भी एंगल पर फेंक सकते थे। 50 मीटर पर सेकंड से आप इसको 30 डिग्री पर फेंक सकते थे। 50 मीटर पर सेकंड से आप इसको 60 डिग्री पर फेंक सकते थे। 50 मीटर पर सेकंड से आप इसको 37 डिग्री पर फेंक सकते थे, है ना। हर बार ये कुछ ना कुछ रेंज कवर करता, लेकिन ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा जब इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगी। मान लो आप यहाँ पे 60 डिग्री पर इसको फेंक दो, तो ये रेंज जो है दिस नॉट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, है ना। फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी, फॉर अ गिवन वेलोसिटी रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। इस थीटा को आप बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और 50 को क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना। तो आज के बाद एक सिंपल सा सवाल है, कभी भी पूछे कि रेंज मैक्सिमम चाहिए, जब बोलेगा मैक्सिमम रेंज चाहिए तो वो थीटा नहीं देगा, तुमको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो रेंज एक मैक्सिमम होगा। ये सारा वन हो जाएगा, रेंज आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज आएगा कितना? साइन टू थीटा तो वन हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, ये आपका मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छे से देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। क्लियर है क्या? एक और चीज़ देखो,
कॉन्सेप्ट है इक्वल रेंज का। कॉन्सेप्ट है किसका? इक्वल रेंज का। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, आपके पास एक बॉडी है, आप उसको किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, फिर वही यू को हम कांस्टेंट मान लेंगे, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। तो आपके पास ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिन पर आप अगर उनको फेंकें, है ना, जिन पर आप उनको फेंकें तो आपका रेंज सेम आता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी बॉल को, किसी बॉडी को 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंक दें, तो हम इसको दो एंगल्स पे फेंक सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2। मेरे पास दो एंगल्स होंगे, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, जिसके लिए रेंज की वैल्यू सेम आती है ना बाबू? देखो ये सब जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं ना, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आराम से मेंस नीट में आते रहते हैं और बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो एक एंगल को अगर हम अल्फा बोलें तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। इस चीज़ को हमको प्रूफ भी करना है ना? मतलब अगर हम एक एंगल को 30 डिग्री ले लें तो इसका दूसरा डिग्री 60 डिग्री होगा। मतलब अगर आप 50 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री के एंगल पर फेंको और 50 मीटर पर सेकंड से आप 60 डिग्री के एंगल पर फेंको, तो दोनों केस में इसका जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। रेंज आए वो आएगा सेम। तो अल्फा थीटा या 90 माइनस थीटा या अल्फा 90 माइनस अल्फा, वो दो एंगल होते हैं फॉर अ गिवन वेलोसिटी जिसके लिए रेंज सेम आता है। तुम चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे देखो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? u² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यही है, u² साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ ठीक है, चलो करो। 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2500 डिवाइडेड बाई जी तो 10 हो गया, इंटू साइन 2 थीटा, है ना? मान लेते हैं 30 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 60 डिग्री, है ना? तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 250। साइन 60 डिग्री इज √3/2, ये कट जाएगा 125 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 125 √3 मीटर। ठीक है, फिर आप यही 60 डिग्री के लिए निकालो, एक 30 डिग्री तो एक 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री हो गया। सेम आप रेंज निकालो, ये फिर आपका 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, और इस बार हो जाएगा थीटा की वैल्यू 60, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 120 साइन 120। ये फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 250। साइन 120 क्या होगा? कैसे करते हैं इसको? 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ से ये 250 इंटू कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। देखो फिर तुम सॉल्व करो तो 125 आ जाएगा, तो रेंज तुम्हारा फिर कितना आया? 125 √3 मीटर, है ना? तो हमेशा याद रखना बाबू, एक गिवन वेलोसिटी सब में फिक्स है ना। आप देखो, अगर आप एक को 10 के स्पीड से फेंको और एक को 50 के स्पीड से फेंको तो रेंज तो फिर अलग अलग हो ही जाएंगे। फॉर अ गिवन वेलोसिटी जो भी बातें हम बोल रहे थे, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे थे, या एक दो ऐसे एंगल्स जिनके लिए रेंज सेम आएगा, सबके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर आप किसी बॉडी को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो आपके पास दो ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके लिए उनकी रेंज की वैल्यू सेम आती है। याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, थीटा 90 माइनस थीटा या अल्फा बोल लो, बीटा बोल लो, हाथी घोड़ा मगरमच्छ जो बोलना है बोल लो, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा। बोलो क्लियर है क्या? है ना? तो ये सब छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं और क्वेश्चंस में डायरेक्ट आने वाले पॉइंट्स हैं ये सारे। एक बार देख लो अच्छे से हम क्या बोल रहे हैं। क्लियर है? हम देखो तुमको मैं मतलब न्यूमेरिकल बनाकर भी दिखा रहे हैं, इसका भी रेंज सेम आ रहा है और इसका भी रेंज सेम आ रहा है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द एंगल फॉर विच
रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स फॉर अ गिवन वेलोसिटी। आंसर निकालो तो। आपको बताना है कि आप ऐसा किस एंगल पर अपने बॉडी को फेंकेंगे, है ना, किस एंगल पर अपने बॉडी पे को फेंकेंगे, है ना। अगर आप उसको किसी फिक्स सर्टेन वेलोसिटी से फेंक रहे हो कि उसका रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम आ जाए। ट्राई करो इसको। ये सब बस फॉर्मूला पुट करके बनाने वाले सवाल हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। ट्राई करो इनको। अगले क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो जो पहले पढ़ाया है सब अप्लाई होगा। ओम साई राम, ओम साई श्याम, क्या करोगे देखो। अरे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी, और एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन थीटा से ये भी कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 4, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा, तो थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स 4, है ना। ये थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स। अगर आप अपने प्रोजेक्टाइल को इस एंगल पर फेंकते हैं तो जितना वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज कवर करेगा उतना ही उसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स भी होगा। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4, है ना। ये सब रट्टा नहीं मारना, ये सब तो क्वेश्चंस आप आराम से फॉर्मूला पे बना सकते हैं। हम हमेशा बोल रहे हैं आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं, इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, या अगर आप इसको किसी हाइट से भी फेंक रहे हैं तो जिस हाइट से फेंक रहे हैं उसी हाइट पर वापस आकर प्रोजेक्टाइल रहना चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस है तो आप इन फॉर्मूलेस का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे आंसर गलत आएगा, है ना। इसलिए याद रख लो, ये फोटो अपने दिमाग में चिपका लो, यहाँ से उड़ा यहीं पर आकर गिरा, तब आप इन फॉर्मूलेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था 2 डायमेंशनल के, हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, और प्रोजेक्टाइल हमने स्टार्ट किया। प्रोजेक्टाइल भी बाबू 2 डायमेंशनल ही है, सारी इसकी 2 डायमेंशनल जैसी ही रिलेटेड है। ठीक है ना, अगले क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्टाइल से पढ़ेंगे। एक बार देख लो तुमको किसी में कोई डाउट है क्या, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये सारे प्रोजेक्टाइल ही हैं, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। ये किसी हाइट से फेंक रहे थे, हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंक दिए तो ऐसे गिरेगा, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे ऊपर जाकर नीचे गिरेगा। तो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो, इसके लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। सॉरी सॉरी, जो 3 फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं वो आप इसके लिए लगा सकते हैं, इसके लिए नहीं लगा सकते, इसके लिए भी नहीं लगा सकते। ये तो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है ना, हम लोग इसको बोलेंगे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के भी इक्वेशंस बहुत इजी होते हैं, इनको भी आप 2 डायमेंशंस की तरह बना सकते हैं, बस छोटे थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, है ना। तो ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक होगा, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। ठीक है बाबू, है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहो अच्छे से। 2 डायमेंशन के भी क्वेश्चन, जो जनरल 2 डायमेंशन के क्वेश्चन हैं प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव को छोड़कर, वो भी आप फ्री हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। जितने वैरायटी हमने कवर किए हैं उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।